नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। हम अपनी यूपी पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे हम टेस्ट संख्या 7 से। और आप इन टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके। और आपने पीसीएस के पेपर तक आने तक अगर आपने इन टेस्ट सीरीज को 2 बार भी कर लिया ना, आपका पूरा संविधान आपको जिंदगी भर के लिए रटा हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया है भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री नहीं। 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 2 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सही बात, क्योंकि भाई राष्ट्रपति तो संसद का एक अभिन्न अंग है ना। उसके जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनके तो सदस्य नहीं है ना राष्ट्रपति। दूसरा दिया है संसद का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता। ये भी बात सही है। दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक है। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। स्पष्टीकरण नहीं है, बट दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। पहला दिया है इसमें 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या आपात की उद्घोषणा के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर। सही बात है ये। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा। भाई ये दोनों बातें ठीक है हमारी, क्योंकि हमारा जैसे ही आपातकाल लगेगा तो उसके बाद की जो हमारी लोकसभा है उसको सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके। प्रश्न संख्या 4 में दिया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है भाई हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून किसके तहत आया था? ये आया था हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 में दिया है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। सही बात। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? ये होता है जब भी कोई हमारी राज्यसभा जब भी हमारी लोकसभा भंग होती है उसके बाद जो हमारी नई लोकसभा आती है उससे पहले जो स्पीकर अपॉइंट होता है, जो हमारे नई लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, वो हमारा प्रोटेम स्पीकर होता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है जस्ट लोकसभा में शपथ से पहले, जब हमारी लोकसभा गठित होती है नई वाली। ओके, तो इसका हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ। आगे बढ़ते हैं। 6 में दिया है जब अध्यक्ष सभा, इसमें जो कथन सत्य नहीं है वे बताने हैं। जब अध्यक्ष सभा की बैठक में अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होता है। सही बात है ये। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। ये भी सही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। ये भी बात सही है। भाई अध्यक्ष तो होता ही है एक तरीके से, मतलब सरकार के द्वारा ही, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा जो बहुमत होता है वो मतलब उसी पार्टी का होता है ना, जिस पार्टी का पीएम होता है, तो वो अध्यक्ष लगभग उसी पार्टी का मान लो आप। बट जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है और एक विपक्ष का। ओके, तो इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये वाला होगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही बात। दूसरा दिया है यह पद 1964 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। 1964 नहीं, 1977 के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। और ये बोला गया था उसके तहत कि जो हमारा विपक्ष का नेता होगा, जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हमारे लोकसभा में बैठे होंगे बहुमत दल के बाद, वो हमारा विपक्ष का नेता होगा। और उस विपक्ष के नेता को कम से कम उसके सदस्य पूरी लोकसभा सदस्य के 10% के बराबर होने चाहिए, उस विपक्षी दल के नेता के सदस्य। ओके, तो इसमें होगा हमारा ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बताना है, राज्य से मिलाना है। आंध्र प्रदेश का कहाँ है? 25। असम के हैं 14। बिहार का है 40। और छत्तीसगढ़ के कितने हैं? इसके हैं 11। तो हो जाएगा हमारा 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3, 1 किस ऑप्शन में है? 4, 2, ये उल्टा लिखा है, इसको पढ़ लेना 3 और 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यानी कि आंध्र प्रदेश में 25 हो गई, असम में 14, बिहार में 40 और छत्तीसगढ़ में 11। इसको आप ना मैप के थ्रू याद कर लिया करो। आप देखो ना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर आता है, असम आपका यहाँ पर हो गया, ओके, बिहार आपका यहाँ पे हो गया,
और छत्तीसगढ़ भी आपका यहाँ पे हो गया। तो सबसे ज़्यादा देखो ना बिहार में तो सबसे ज़्यादा आबादी है ना, तो 40 तो वहाँ पे वैसे ही हो गया। इन सब में अगर देखा जाए तो 40 हो गया। आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, तो 25 वहाँ पर हो गए। तो थोड़ा सा एलिमिनेट किया करो ऑप्शंस को, ओके। अब नो में भी आपको राज्यों को लोकसभा क्षेत्रों से मिलान करना है। अब गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात का होगा 26 सीटें, ओके। कर्नाटक की होगी 28, मध्य प्रदेश की होगी 29 और महाराष्ट्र की होगी 48। भाई ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इन सब के मुकाबले में, तो इसकी 48 सबसे ज़्यादा होगी। तो डी का 3 देख लो, किसमें डी का 3 हमारे ऑप्शन नंबर सी और डी में है। उसके बाद देख लो किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद हमारा हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश की ज़्यादा है 29। तो अब देख लेते हैं कि सी 29, सी का 2 किस में है, सी का 2 है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राज्य और लोकसभा क्षेत्र, उड़ीसा में 16 नहीं, उड़ीसा में 16 नहीं है, उड़ीसा में है 21। राजस्थान में 25 सही है। तमिलनाडु में 39 ये भी सही है। पश्चिम बंगाल में तो भाई ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या ज़्यादा, तो 42 है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं है पूछा है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देख लेते हैं 79 में हमारी संसद होती है यानी कि 4, 80 में हमारी होती है राज्यसभा यानी कि 2, 81 में होती है लोकसभा यानी कि 3 और 82 में होता है हमारे प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन। और अब तक हमारे कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं, ये हमारे 4। कौन कौन से, ये है हमारे 1952, 1963, 1973 और 2002 हमारा लास्ट वाला। परिसीमन आयोग होता क्या है, ये होता है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारण करने वाली जो हमारी समिति जो हमारी आयोग होता है वो हमारा परिसीमन आयोग होता है, ओके। तो अब हमारा जब होएगा वो कौन सा ईयर है, वो है 2026 में गठित होगा हमारा। इसके हिसाब से हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें गठित की जाएंगी, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से इलेक्ट होते हैं ना, कि भाई भाई किसी राज्य की जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ गई होगी तो उसके प्रतिनिधित्व भी तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे ना सीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4231। कहाँ पर है 42, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं 4231, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो भाई 79 में हमारी संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 82 में परिसीमन आयोग। 79, 80, 81 और 82, ओके। संसद के अंडर राज्यसभा के अंडर लोकसभा के अंदर परिसीमन आयोग, ओके, चारों लाइन से। प्रश्न संख्या 12 में दिया है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और प्रावधान जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। अनुच्छेद 83 यह है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं। 83 हमारा निर्वाचन नहीं है, हमारे इसमें संसद के सदनों की अवधि है, ओके, संसद के सदनों की अवधि। 84 में क्या है, संसद की सदस्यता की अर्हता, संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन, ये भी सही है। राष्ट्रपति के सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, ये भी सही है। आप देखिए ना, हमने 82 को तक कंप्लीट कर लिए थे ना, 80, 81 और 82। तो यहाँ तक तो हमारी संसद और राज्यसभा लोकसभा ही चल रही थी ना, तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष का कहाँ से जिक्र आ गया 83 के आसपास। तो आप इसको वेरी करके देखो ना ऊपर के अनुच्छेद से, तो 83 में हमारा भी संसद से रिलेटेड ही कोई चीज़ होगी ना। तो जो संसद के सदनों की अवधि होती है वो हमारी 83 में होती है, और जो लोकसभा ये निर्वाचन होता है ये होता है हमारा 93 में, लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ओके। अब देख लेते हैं 13 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और प्रावधान। 94 में क्या लिखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अभी हमने 93 में पढ़ा था ना ऊपर, ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से रिलेटेड था, और 94 में है उनको पद से हटाना, ओके। 103 में है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना, ये भी सही है। 104 में दिया है संसद की सदस्यता के लिए निहरियता, गलत। इसमें है 104 में हमारी उनकी शपथ। भाई निहरता तो हमारी 103 में आ गई ना ऊपर, 104 में दोबारा से निहरता कहाँ से आ जाएगी। तो इसमें 104 में हमारी शपथ होगी। 95 में दिया है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये बात सही है। अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष हमारा कार्य करता है लोकसभा में, ओके। तो यानी कि हमारा 13वें का आंसर होएगा सी। आगे बढ़ते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की सदस्यों की, यह है हमारी 31। महाराष्ट्र में 19 हो गई,
तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16, यानी कि 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें लिखा है राज्यसभा का नाम और राज्यसभा के सदस्य बताने हैं कितने हैं जो सुमेलित नहीं है। इसमें देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल से कितनी है राज्यसभा की सीटें हमारी? 16। कर्नाटक से 12 है। आंध्र प्रदेश से 11 है। ओके। गुजरात से 10 नहीं है, गुजरात से भी हमारी 11 ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है वो बताना है। इसमें हमारी मध्य प्रदेश की 12 दी गई है, मध्य प्रदेश की होती है 11, उड़ीसा की 10 दी गई है, ये सही है हमारा। राजस्थान की 13 दी गई है, राजस्थान में है हमारी 10। केरल में 8 दी गई हैं, केरल में है हमारी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी करेक्ट, यानी कि उड़ीसा की 10 सीटें राज्यसभा की होती हैं। ओके। इसमें दिया है राज्य का राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। भाई असम में 7 है हमारी, पंजाब में 7 है और तेलंगाना में 7 है, और झारखंड में ना हमारी 6 है। आप इसको ना मैप के थ्रू नंबरिंग कर लिया करो, जैसे ये इंडिया का मैप, तो इसमें आपका यहाँ पे असम हो गया तो यहाँ 7 होगी, पंजाब यहाँ पर हो गया तो यहाँ भी 7 हो गया, तेलंगाना बीच में है ये भी 7 है, और झारखंड हमारा यहाँ पर है तो ये 6 है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैप में आप एक मैप बनाओ, उसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा देख लो राज्य कहाँ पे है और उनकी नंबरिंग करके देख लो, और उसको सिर्फ मैप को चिपका दो, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेसिफिकली। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है? भाई अरुणाचल प्रदेश एक ही है, और के देख लेते हैं किस किस में कितना है। छत्तीसगढ़ में हमारी 5 है, हरियाणा से भी 5 है, और हिमाचल प्रदेश से है हमारी 3। ओके, मैपिंग वाला तरीका यहाँ पे प्लीज मेरे कहने से एक बार मैपिंग के थ्रू आप याद करके देखो, आपको हो जाएंगे और आप 4 बार भी मैप को देखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19वां, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये की गई हमारी 250, और 238 सदस्य हमारे जो MLAs हैं वे वोटिंग करते हैं, और जो 12 है उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ओके, MLAs मतलब जो हमारी राज्यों की विधानसभाएं हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं, उनके जो विधायक होते हैं वे वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए, हर राज्य से। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से कितने हैं राज्यसभा की सीटें? 31। उन 31 के लिए वोटिंग कौन करेंगे? हमारे विधायक, जो हमने चुन के कहाँ पर भेजे हैं? लोकसभा में। ओके, माफ कीजिएगा, विधानसभा में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के अधिकतम राज्य सदस्य चुने जाते हैं। महाराष्ट्र के देख लेते हैं कितने हैं? 19। पश्चिम बंगाल से कितने हैं हमारे? 16। कर्नाटक से है हमारे लगभग 12, हाँ 12 है, और तमिलनाडु से है 18। तो हाईएस्ट किसकी होगी? महाराष्ट्र की। भाई इसी की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, तो भाई कुछ चीज़ों में तो ऐसे एलिमिनेशन पावर कर सकते हैं कि देख के कि भाई महाराष्ट्र की ज़्यादा होगी, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा होगी, अगर कहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश नहीं है तो बिहार की ज़्यादा होगी, अगर तीनों नहीं है तो पश्चिम बंगाल की ज़्यादा होगी। ओके, 22 में देख लें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तमिलनाडु में कितनी है हमारी? 18। ओके, बिहार से कितनी है हमारी? बिहार की है 16। कर्नाटक से कितनी है हमारी? 12, और आंध्र प्रदेश से है 11। अब मिला लेते हैं, 18 कहाँ पर है? 4 में। ओके, और 16 कहाँ है? 1, 12, 2, 11, 3, यानी कि 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 23, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आहार होने के लिए निर्धारित आयु सीमा है 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियाँ हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। भाई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो उसमें तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा ना उसकी मतलब अध्यक्षता, तो ये तो होगा नहीं समान। सामान्य विधेयकों पर पुनर्स्थापना और उनको पारित करना, ये वाला सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे बताने का अंतिम अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है। ओके, तो ये भी डिफरेंट हो गया, इसमें भी राज्यसभा का ज्यादा रोल नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो लोकसभा में ही होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, जब कोई गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, वो लोकसभा में तो होता है। तो इसमें अलग जो है वो हमारा सामान्य विधायक पर पुनर्स्थापना और उनको पारित करना, ये हमारे राज्यसभा का भी अधिकार है और लोकसभा का भी। ओके, 25 में दिया है निम्नलिखित में से किन संदर्भों में राज्यसभा की लोकसभा से कम शक्तियां हैं? मतलब राज्यसभा की शक्तियां बताने की कम है लोकसभा से। अब देखते हैं कहाँ पर कम है। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार करना। नहीं भाई,
कम नहीं है, बराबर है। इनमें राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति दोनों से हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति ये भी दोनों से। ओके, तो इसमें से है उपयुक्त में से कोई नहीं है कम शक्ति वाला। इन इन तीनों में ही हमारे दोनों की बराबर शक्तियां हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा संसद की राज्य सूची में किसी विषय विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? ये है 249। ओके, 368 तो पता ही है, संशोधन वाला है। 312 में आपका अखिल भारतीय सेवाएं है। आगे बढ़ते हैं 27। वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के लिए हिस्सेदारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यह है हमारी 530। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 में दिया है भारत में लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। बिल्कुल सही। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर, ये भी सही। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं, भाई प्रत्यक्ष रूप से तो चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। ओके भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जिस भी विधायक को हमारे ज़्यादा वोटिंग मिली होंगी, मान लो कि एक को 1 मिली, एक को 2 मिली, एक को 3 मिली, एक को 4 मिली, अब मान लो इसको सब ज़्यादा मिली है, ठीक है, जो कम वाली वोटिंग होगी वो भी भाई इसी को दे दी जाएगी ताकि इसको विजेता घोषित किया जा सके। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। इसमें देख लें भारतीय संसद द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाता है? यह है अनुच्छेद 82 के तहत। और परिसीमन अब तक कितनी बार आ चुका है? 4 बार। लास्ट टाइम कब आया था? 2002 में। और अब अगला कब आएगा? 2026 में। ओके, 81 में आपको क्या बताया था? लोकसभा। 83 में क्या बताया था आपको? दोनों सदनों की अहर्ता। ओके, माफ कीजिएगा, 83 में है दोनों सदनों की अवधि। ओके, और 84 है में है हमारी अहर्ता। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में परिसीमन आयोग के कार्य हैं? पहला देख लेते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। जी हाँ, ये तो है। दूसरा देख लेते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी है। अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण, ये भी है। मतलब चुनाव रिलेटेड जितनी भी हमारी सीटों का आदान प्रदान है ना, कहाँ से कितनी सीटें होंगी, कितने निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, ये सब चीजें हमारा परिसीमन आयोग तय करता है। ओके, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 31। कथन एक और कारण बताना है। भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। बिल्कुल सही भाई, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद ही गिर जाएगी, पीएम ही हट जाएंगे कुर्सी से। तो ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लोकसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? ये बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष तक। ओके, अब देख लेते हैं 33 में क्या लिखा है। भारत में किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आहरित होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? ओके, जो है वे तो ऑलरेडी लिखी हुई है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, उसे जिस निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में आना है उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। नहीं, वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का हो सकता है मतदाता, ठीक है, पर वो कैटेगरी में आता हो कि भाई उसकी उम्र 25 साल हो, उस पर कोई केस ना दाखिल हुआ हो पहले से, दिवालिया घोषित ना हो, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी है। उसकी 5 ऐसी अन्य अर्हताएं जो इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्धारित की जाए, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की सदस्यता के लिए निहर्ताएं हैं? लाभ के पद पर न हो, बिल्कुल सही। विकृत चित्त होना, ये भी सही है। अनपढ़ होना, ये तो कोई बात दे ही नहीं रखी है ना भाई, क्योंकि भाई अनपढ़ भी नेता बन सकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उनके लिए कोई डिग्री विग्री कोई मायने ही नहीं रखती है। बड़ी विडम्बना है भाई ये, नेता लोग अधिकारी पर राज करते हैं, पता ही है आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 में दिया है भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल के सदस्य को छोड़ दे। बिल्कुल सही। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट दिया जाए, बिल्कुल दल बदल लग जाएगा उस पर। दल बदल किसके तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ओके, यदि किसी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीति की आलोचना की हो, ये नहीं है भाई, ये तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा ना भाई, आलोचना तो कर सकता है ना सार्वजनिक रूप से,
भाई तभी तो पक्ष विपक्ष का सवाल उठेगा ना। तो 35 का हो जाएगा 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 36। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस वर्ष को जोड़ा गया था? 1985। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा दिया है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। 38 में देख लेते हैं क्या लिखा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे श्री एम अनंत शयनम अयंकर, और ये आरओ के पेपर में आए थे ना अध्यक्ष, ये वाला जीवी मावलंकर वाला। आगे बढ़ते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन करवाता है भाई? आपको ऊपर बताया था ना मैंने, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष वही तो होता है प्रोटेम स्पीकर, जिसको कौन नियुक्त करता है? जिसको नियुक्त करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 में देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं? ये देते हैं भाई लोकसभा उपाध्यक्ष को। ओके, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं 41। भारत की संसद के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। भारतीय संसद में राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति भारत के संविधान के संरक्षक और संसद के अभिन्न हिस्सा है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों बातें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 79 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। ओके, तो ये बात तो ठीक होगी हमारी। दूसरा दिया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में मतदान कर सकते हैं। नहीं भाई, मतदान का तो कोई मैटर है ही नहीं ना भाई। जब मतदान हो हाँ के सारी चीज कंप्लीट हो गई, वो बात तो तब राष्ट्रपति के पास जाएगी ना उनके साइन होने के लिए। उनमें उनके मतदान को तो कोई मतलब नहीं है। ओके, बाद में पुनर्विचार की जो प्रक्रियाएं वगैरह होती है, वे तो राष्ट्रपति अलग से करता है ना, मतदान थोड़ी देता है उस चीज में। तीसरा लिखा है राज्यसभा का को स्थायी सदन कहते हैं। बिल्कुल सही। क्यों कहते हैं भाई स्थायी सदन? क्योंकि इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 43 में देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के बारे में बताना है। 84 मैंने आपको ऊपर बताया था ना अभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। बिल्कुल सही, योग्यताएं 84 में। ओके, आपको बताया था ना ऊपर 83 में हमारा क्या थी? अवधि। ओके, और 82 में क्या थी हमारी? परिसीमन आयोग। ओके, 82 में परिसीमन आयोग, 83 में अवधि और 84 में हमारी होगी योग्यता। ओके, अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सही है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 44 में दिया गया है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारतीय संविधान में किसी सांसद को उसके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने तक संसद से निलंबित किया जा सकता है। नहीं भाई, दोषी ठहराने से नहीं होता, उसका वो दोषीपना साबित होना चाहिए, उसके बाद निलंबित होता है। उससे पहले वो कार्रवाई चलती रहती है उनकी नॉर्मल। सांसद को किसी ऐसे मामले में दोषी ठहराया जा सकता है जिसमें उसे 2 साल से अधिक की सजा होती है। देखो दे दिया ना, सजा हो गई उसके बाद दोषी ठहराया गया, तो वह संसद सदस्य के रूप में अयोग्य हो जाता है। ये बात सही है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह अन्यथा संविधान के किसी विशेष प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। ये भी बात सही, यानी कि 2 एंड 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संसद के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के पास समान शक्तियां होती हैं। नहीं भाई, लोकसभा के पास तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा शक्तियां होती ही है। तो दूसरा दिया है राज्यसभा के एक स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। ये बात बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ओके, 6 वर्ष इनका टोटल कार्यकाल होता है। तीसरा दिया है लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव समान रूप से होता है। नहीं भाई, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, राज्यसभा का कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कर्ता कौन है?
हर राज्य के विधानसभाओं के विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक। और इसका फॉर्मूला शायद से आप देख लेते हैं ऐसे। देखो, राज्यसभा की जो सदस्य है वे कैसे मनोनीत होते हैं, सॉरी कैसे अपॉइंट होते हैं, वे होते हैं जो हमारी विधानसभा है, मान लो यूपी की विधानसभा है, उसमें कितने टोटल सदस्य हैं हमारे 403। ओके, उसके नीचे और यूपी में हमारी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वे हैं 31। उसमें एक जोड़ दो तो कितने हो जाएगा 403/32 +1। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना लगभग आएगा इसका, माफ कीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे 403 हमारे विधानसभा के सदस्य हो गए ना यूपी में। ओके, और राज्यसभा में हमारे कितने होते हैं 31, और उनका 1/3 निकालो पहले 31 का, क्योंकि 1/3 ही तो हमारे पॉइंट हो गए ना हर 2 साल बाद। भाई जब भी चुनाव होगा तो 1/3 का ही होगा, तो 31 का 1/3 निकाल लो, लगभग 10। इसमें एक जोड़ दिया 11, यानी कि कितने हो गए 403/11 +1। इन सब को आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा लगभग 37। तो मतलब एक जो हमारा राज्यसभा का सदस्य अपॉइंट होगा उसको कितने विधायकों का वोट चाहिए यूपी से, वो चाहिए 37 विधायकों का वोट। तो हमारा एक राज्यसभा का सदस्य यूपी से जाएगा। ओके, इन 31 में से एक सदस्य की नियुक्ति 37 विधायकों द्वारा की जाएगी। ओके, ऐसे समझ लो। थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप इसको थोड़ा और रिसर्च कर कर, मतलब खुद से रिसर्च कर कर देखो एक दो बार, और या वीडियो को देख लो आप 2-3 बार, तभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट, यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसमें दिया है लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में नीचे कथन और कारण बताने हैं। पहला पढ़ लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में मतदाता का चुनाव केवल प्रत्यक्ष रूप से होता है, यह निर्वाचन क्षेत्र से आधार होता है। ये बात सही है। लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भी बात सही, यानी कि दोनों करेक्ट है और कारण भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 47। भारतीय संसद के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में बहुमत द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त होती है और वह इसे कानून में बदल देता है। यह बात हमारी होगी जी, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा दिया है, राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने नहीं मिलता है भाई, 6 सप्ताह का मिलता है, यानी कि 42 डेज। ओके, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय लेने में विलंब करते हैं तो संसद उसे पुनः पास कर सकती है। बिल्कुल सही बात है ये भाई, यानी कि 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, 48। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताने हैं, जो सही है वे बताने हैं। तो वे होंगे हमारे, संसद की प्रक्रिया में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा में कार्यकाल अनिश्चित काल तक होता है। तो भाई लोकसभा को तो 5 वर्ष तक होगा ना, राज्यसभा के अनिश्चित काल के लिए इसलिए 6 वर्ष टोटल होता है। और उस 6 वर्ष में से आपको मैं फिर से बता रही हूँ, 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष बाद। आप निकाल लो ना 6 वर्ष, 6 वर्ष 1/3, 3 दूनी 6, यानी कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, दोबारा इलेक्ट होते हैं। ओके, तो अनिश्चित काल सही बात होगी ये। ओके, दूसरा देख लेते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को यदि आवश्यक लगे तो वह उसे बढ़ा सकता है। नहीं, बढ़ाने का शक्ति कब है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 85 याद करो, जब आपातकाल की स्थिति हो। और बढ़ा भी कितने टाइम के लिए सकता है, ओनली 1 साल के लिए। ओके, तो तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 49 में क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लिखा है, संसद के कामकाज का संचालन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है। नहीं, भारत के संसद का प्रमुख उद्देश्य विधायी कार्य करना है, जिसमें कानून बनाना और संशोधन करना है। ये तो वो सही है। संसद के दोनों सदन समान रूप से विधायिका के लिए जिम्मेदार है। ये भी बात सही है भाई, सारे विधान जितने भी बनाने हैं तो वे हमारी संसद ही तो बनाती है ना। तो यानी कि 2 और 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 50 में क्या लिखा है, संसद के सत्र के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्य को कथन और कारण बताने हैं। भारतीय संसद में प्रत्येक सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के आह्वान से होती है। तो ये बात तो होगी हमारी भाई बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति भारतीय संसद का सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वह संसद का सत्र बुलाएं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये आह्वान वाला तो आर्टिकल 85 में आ गया ना, तो इसमें दोनों सही हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 में क्या लिखा है, संसद के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, भारतीय संसद का सत्र केवल लोकसभा के चुनाव के बाद आहूत होता है। नहीं,
भाई हमारे इसमें 3 सत्र हमारे आउट होते हैं ना। एक तो मानसून वाला बजट आता है, तब हमारी संसद बैठती है। एक कब आता है? एक बजट आता है और एक शीतकालीन। ओके, तो इन तीनों में आउट करना पड़ता है और इनके बीच का जो समय होता है उसमें सत्रावसान होता है। ठीक है, सत्रावसान। ओके, जब बुलाते हैं तो आहूत करते हैं, मतलब आहूत करना, किसी को बुलाना, आदेश देना कि भाई चलो मीटिंग करने। दूसरा दिया है संसद के सत्रों की बैठक आमतौर पर 3 बार होती है, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। सही हो गया ये तो। यदि किसी सत्र के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास उस सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। नहीं, ये होती है हमारी राष्ट्रपति के पास। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओनली 2। 52 में दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति सत्र की तारीख का निर्धारण करते हैं। ये बात सही है। संसद के सत्रों के दौरान प्रत्येक दिन की कार्यवाही को दोनों सदनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी सही है। संसद का सत्र केवल सरकार की कार्यवाहियों से संबंधित होता है और इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? संसद आधी चलती ही विपक्ष के कारण है। भाई जब तक सवाल का जवाब नहीं होगा और जवाब का सवाल नहीं होगा ना, तो फिर मतलब संसद चलेगी कैसे? भाई हमारे जो प्रतिनिधि जा रहे हैं वे सिर्फ पक्ष पार्टी के थोड़ी जा रहे हैं, विपक्ष के भी जा रहे हैं संसद में। तो इसका होगा 1 एंड 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 53 में क्या लिखा है? भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है हमारा प्रश्नकाल में केवल सरकारी नीतियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही। भाई कोई फालतू की बात क्यों करेगा? भाई सरकार से ही तो रिलेटेड सारी बातें होंगी ना। दूसरा दिया है प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों का उत्तर केवल मौखिक रूप से दिया जाता है। नहीं, ये लिखित रूप से भी दिया जा सकता है। ओके, तीसरा दिया है प्रश्नकाल का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही। प्रश्नकाल होता ही इसलिए है कि हम सरकार से उसकी जवाबदेही ले सकें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारतीय राज्य व्यवस्था में शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों पर का उत्तर देना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। भाई एक बात समझो, शून्यकाल का कोई संसद की प्रक्रिया में कोई उल्लेख तो है नहीं। शून्यकाल होता है कब? 12 बजे के आसपास। और कब होता है? ये होता है प्रश्नकाल के जस्ट बाद। प्रश्नकाल तो हमारा एक तरीके सा क्वेश्चनेबल चीज होगी ना, कि भाई प्रश्नकाल में अगर कोई विपक्ष पक्ष से कोई सवाल पूछेगा तो उसका आंसर देना पड़ेगा हमारे जो भी सत्ताधारी होंगे दल। बट जो शून्यकाल है एक तरीके से जीरो मान लो, कि उसमें कोई भी मतलब कोई भी मुद्दा उठा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है कि भाई उस मुद्दे का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि उसको सरकार जवाब दे। एक तरीके का रेस्ट वाला वो देख लो ना इसको। क्योंकि क्योंकि जो मेन काल होता है वो हमारा होता है प्रश्नकाल। ठीक है, उसका उत्तर देना ज्यादा जरूरी होता है, इसका नहीं होता इतना। दूसरा दिया है शून्यकाल में केवल सरकार से संबंधित मुद्दे पर ही उठाया जा सकता है। तो भाई ये बात तो ठीक होगी हमारी। दूसरी बात हमारी गलत होगी, क्योंकि केवल सरकार से संबंधित मुद्दे नहीं, किसी भी मुद्दे पर। अभी बताया ना आपको, मतलब इधर उधर का जो भी मुद्दा है सब। शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के किसी भी मुद्दे पर सवाल उठा सकता है। बिल्कुल सही। तो 1 एंड 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 55 में क्या लिखा है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में लिखा है संसद के स्थगन का उद्देश्य एक मुद्दे पर तुरंत चर्चा शुरू करना होता है। बिल्कुल सही बात। स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए लाया जा सकता है। ये भी सही है। स्थगन केवल तब किया जा सकता है जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है। नहीं, आप इसका ऐसे समझ लो ना, स्थान से हटा हुआ प्रस्ताव, मतलब कि अचानक से कोई ऐसा मुद्दा सामने लाना, मतलब कि संसद के, कि भाई इस पे चर्चा करते हैं, हमें अचानक से लेके आते हैं किसी को। तो उसमें हमारी सरकार के कार्यकाल से तो कोई मतलब है ही नहीं उस चीज़ का। तो अचानक से कोई मुद्दा आ रहा है तो भाई उस पर सवाल जवाब भी होंगे, हर चीज़ होगी। तो उसका होगा ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। 56, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है तारांकित प्रश्नों का उत्तर विशेष समय सीमा में के भीतर देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर बिना किसी समय सीमा के दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, बट इसका एक रेस्ट्रिक्शन है, इसको लिखित में ही देना होता है इसका आंसर, और इसको हम दे सकते हैं मौखिक में। ओके, मौखिक और लिखित दोनों में दे सकते हैं। ये मुद्दे के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मुद्दा क्या है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर हमेशा सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। नहीं भाई, हमेशा नहीं दिया जाता, इसको लिखित रूप से भी दिया जा सकता है। ओके, तो ये गलत हो गया, यानी कि 1 2 करेक्ट।
57 में दिया है शून्यकाल के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्य के कथन और कारण बताने हैं। शून्यकाल में सांसदों को किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार होता है, लेकिन इस सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है ये। शून्यकाल एक गैर औपचारिक समय होता है जब सांसद अपनी प्राथमिकताओं के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, यानी कि 12 बजे का समय। ओके, खाली रहने का समय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 में क्या दिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन बताने हैं इसमें कौन से सही हैं। ओके, तो इसमें होगा हमारा पहला पढ़ लेते हैं पॉइंट, संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों के लिए होता है, इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता। बिल्कुल सही। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से चलाने में मदद करता है, ये भी सही है। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन केवल सांसदों द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा इसे दंडनीय नहीं माना जाता है। क्यों भाई? उल्लंघन तो उल्लंघन होता है, चाहे सांसद करे चाहे कोई और करे, और दंडनीय तो हो गई। भाई सांसदों के लिए भी दंडनीय है और कोई होगा उनके लिए भी दंडनीय है। अपराध तो सभी के लिए बराबर होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 59 देख लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय प्रतिरक्षा का उद्देश्य सांसदों को संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है ये। संसद के भीतर किसी सदस्य के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सकती है नहीं। संसद में कहे गए शब्दों को कानूनी मामलों में पेश किया जा सकता है जब तक कि वे संसद की कार्रवाई से संबंधित हो नहीं। भाई इसे एक तरीके से ऐसे समझ लो, मान लो आपका परिवार है, संसद एक तरीके का परिवार ही समझो ना पूरा, जो हमारे देश को चला रहा है। जैसे हम अपनी आजीविका चलाने के लिए परिवार में हर सदस्य को हर चीज दे के रखते हैं, तो भाई अगर परिवार में लड़ाई हो रही है, कोई एक किसी दूसरे को कोई गलत चीज कह दी, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, भाई बाहर से पुलिस को बुला लेंगे कि इसको ठोको पकड़ के। मतलब छोटी मोटी चीज में तो चल जाता है ना, तो कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद में कहे गए शब्दों की कानूनी मामलों में पेश किया जा सकता है। भाई क्यों एकदम से कानून में कैसे जाएगा कोई? भाई किसी अगर कोई पक्ष का आदमी खड़ा होकर बोलेगा तो उसमें विपक्ष का भी कोई बात कहेगा, तो जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसमें कार्रवाई का अगर कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर तो कहना तानाशाही आ जाएगी ना, बिल्कुल ही। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसमें दिया है संसदीय सदन की सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में कथन बताने हैं। सामूहिक विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। सामूहिक विशेषाधिकार में सदन की कार्यवाही को गोपनीय रखने का अधिकार शामिल है, ये भी सही है। सामूहिक विशेषाधिकार केवल उस सदन के वर्तमान सदस्यों पर लागू होता है, नहीं। भाई वर्तमान सदस्यों का मतलब जो उपस्थित है वे नहीं, जो अनुपस्थित है उनके ऊपर भी लागू होता है। भाई संस्थागत उनकी जो अंदर की बातें हैं वे तभी तो गोपनीय रहेंगे ना। मान लो हमारे उसमें लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, 530, और उनमें से आए हमारे 525। इसका मतलब थोड़ी जो 5 है कि उन पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होने की, तो वर्तमान में 25 है तो इन पे भी तो अप्लाई होगी ना। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं 61। 61 में लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सामूहिक विशेषाधिकार सदन की गरिमा और स्वायत्ता बनाए रखने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही। सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने सदस्यों को सजा दे। क्यों भाई? अंदर सदन तो सजा दे सकता है ना, बाहर से किसी के द्वारा कार्रवाई हो ना हो, बट सदन के अंदर तो सजा दे सकता है ना। भाई हमारा मैंने आपको ऊपर बताया था परिवार, परिवार में पापा तो सजा दे सकता है ना, पुलिस सजा नहीं दे सकती। तो संसद के विशेषाधिकार किसी कानून द्वारा परिभाषित नहीं किए गए हैं, बल्कि ये ब्रिटिश संसद की परंपराओं पर आधारित है, ये भी सही है, यानी कि 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं 62। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है, संसद के सदस्य को उनकी गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा केवल नागरिक मामलों में प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। संसद के सदस्य को उनके मतदान या भाषण के लिए कोई कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है, ये भी सही है। संसद के सदस्य को विशेषाधिकार सत्र के दौरान सार्वजनिक स्थान पर व्यवहार के लिए भी प्राप्त होते हैं। भाई ये विशेषाधिकार हमारे घर के अंदर ही तो रहेंगे ना, सार्वजनिक स्थान पर क्यों मिलेंगे? भाई बाहर जाओगे तो कोई भी तुम्हें मतलब जवाब देगा ही ना उस चीज का। तो ये सिर्फ संसद के अंदर ही ये विशेषाधिकार एप्लीकेबल है, ओके, बाहर नहीं है सार्वजनिक स्थान पर। तो ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं 63। लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है ये।
दूसरा दिया गया है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी हट चुका है ना 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ओके, तो तीसरा क्या दिया है, लोकसभा के में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। तो भाई ये ठीक हो गया हमारा। और इसमें दूसरे वाले पॉइंट में एक और चीज जान लो, पहले हमारा जो आर्टिकल 331 था ना, वो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड ही था, यही समाप्त हुआ है हमारा 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं 64। इसमें दिया है राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई। ये राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन केवल राज्यों की विधानसभा द्वारा होता है, नहीं, इसमें हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनकी विधानसभाओं के भी सदस्यों द्वारा इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य नामित कर सकता है, जो कि कौन कौन से फील्ड से होते हैं, साहित्य से हो, कला से हो, समाज सेवा से हो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई अच्छा इंसान हो, तो वे सब चीज़ों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति हमारा 12, जो कि राज्यसभा में होते हैं। तो इसको होगा 1 और 3 करेक्ट। 65 में दिया है लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है पहला पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल का गठन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं। बिल्कुल सही, लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल का कार्य सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई के संचालन तक ही सीमित होता है और वे केवल उसी दिन के लिए कार्य करते हैं। नहीं भाई, जब तुम कोई पैनल बनाओगे और देखो सिर्फ वर्ड, जहाँ पर ये सिर्फ और केवल ये वर्ड आ जाते हैं ना कथन वगैरह में या फिर पॉइंट्स में, तो उस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि भाई केवल में तो कोई काम होता ही नहीं। लोकसभा जैसे बड़ी सभा के लिए तो भाई कोई भी पैनल गठित होगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा ना, या किसी आवश्यक कार्य के लिए होगा। तो ओनली 1 और 2 करेक्ट। 66 में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है ये। लोकसभा अध्यक्ष के पास धन विधेयक को परिभाषित करने का अंतिम अधिकार होता है। ये भी बात भाई बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लोकसभा अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं, ये हमारा होता है लोकसभा सदस्यों के प्रति। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका पॉइंट नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 67 में क्या लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष के पास मतदान के दौरान कास्टिंग वोट निर्णायक मत का अधिकार होता है। बिल्कुल सही भाई, बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ही तो वोट करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन बनाए रखने के लिए सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा दिया है, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को संसद के किसी अन्य सदन द्वारा चुनौती दी जा सकती है, नहीं भाई, खासकर जो हमारा धन विधेयक होता है, धन विधेयक उसे अंतिम रूप से जो बताता है वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष ही तो होता है। तो ये तो बाध्यकारी है उनके लिए मानना, इसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको होगा ओनली 1 और 2 करेक्ट। 68 में दिया है, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताना है। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है, सही। उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, सही। लोकसभा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, नहीं। इसको हटाया भी किसके द्वारा जा सकता है, लोकसभा के सदस्य द्वारा। ओके, 1 और 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताना है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओके, ऊपर में बताया था आपको, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। तो ये पॉइंट भी सही हो गया, यानी कि 2 और 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70। 70 में दिया है, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है, दूसरा कारण बताना है। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भाई ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा ना, राज्यसभा का सभापति होते कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का तो पद ही राज्यसभा के सभापति के लिए अपॉइंट होता है, तो भाई राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते उसका। दूसरा दिया गया है, राज्यसभा के सभापति का मुख्य कार्य सदन की कार्रवाई का संचालन और सदस्यों के बीच विवादों का निपटान करना है, ये बात सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए असत्य, आर सत्य। आगे बढ़ते हैं, 71 में क्या लिखा है, राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित कथन बताने हैं। ओके, इसमें बताना है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है, नहीं। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही। राज्यसभा के उपसभापति का कार्य सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना होता है, बिल्कुल सही।
ये चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ओके, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। ओके, सभापति तो हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, और उपसभापति का चुनाव होगा वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होगा। 5 साल होगा। ओके, और सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करें, यानी कि 2 और 3 करें। 72 में देख लेते क्या लिखा है। साधारण विधेयक के बारे में बताने हैं कथन, कौन कौन से सही हैं। पहला कथन देख लेते हैं। साधारण विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं। साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, सही। साधारण विधेयक में संशोधन और चर्चा दोनों की अनुमति होती है, लेकिन यह केवल एक बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 में दिया है धन विधेयक के बारे में बताना है। पहला दिया है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये बात हुई हमारी बिल्कुल सही। दूसरा दिया है यह संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत निर्धारित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और जो हमारा वित्त विधेयक होता है उसको हम लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं, बट विचार के लिए राज्यसभा में भेजते हैं। ओके, धन विधेयक को नहीं भेजते, ये सिर्फ लोकसभा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 74 में क्या लिखा है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है, सही बात। धन विधेयक को यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर न स्वीकार करे तो लोकसभा में इसे एक बार फिर से पारित कर सकती है, ये भी सही है भाई। तीसरा, धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले दोनों सदनों में पारित किया जाना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। आपको बताया था ना ऊपर अभी, धन विधेयक से पारित होना कहाँ पर डिपेंड है, लोकसभा में। राज्यसभा में पारित होना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 14 दिन तक वे पारित करते हैं ठीक है, वरना नहीं करते तो वो लोकसभा से पारित माना जाएगा। ओके, तो इसके होंगे तीनों करेक्ट। 75 में दिया है वित्त विधेयक से संबंधित कथन बताने हैं। वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सही। वित्त विधेयक में सरकार के वित्तीय मामलों जैसे कर, व्यय और राजस्व के प्रबंधन का प्रावधान होता है, बिल्कुल सही, यानी कि इसमें दोनों करेक्ट है। धन विधेयक में होता है सिर्फ हमारा धन से रिलेटेड, मतलब मनी से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं हमारी। ओके, और जो वित्त विधेयक है उसको ऐसे जान लो, उसमें मान लो हमारी कोई योजना है, उसमें कितना हमें मतलब पैसा देना है या फिर कहाँ पर कितना टैक्स वगैरह लगाना है, वो सब हमारा वित्त विधेयक में होता है। ओके, और धन विधेयक में हमारी फिक्स्ड चीजें होती है, जैसे सैलरी हो गई, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, वो सब चीजें धन विधेयक में होता है। तो यहीं पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में और नई पावर के साथ। इतना अच्छे टेस्ट सीरीज आपको शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, जय हिंद, जय भारत। लाभ उठाते रहिए इस टेस्ट सीरीज़ का।